कंप्लीट करिए। कल हमने पढ़ा था। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल तक हमने पढ़ा था भाषा क्या होती है, भाषा के कितने रूप होते हैं। अब सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि भाषा की इकाइयाँ क्या है जिससे भाषा ने पूर्ण रूप लिया। तो भाषा की इकाइयों में भाषा की इकाइयों में सबसे पहले ध्वनि आती है, फिर वर्ण, शब्द और वाक्य। ध्वनि कहते हैं मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को। ध्वनि कहते हैं मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को। जब बच्चा बोलना सीखता है तो उसके मुख से जो आवाज निकलती है तो वही ध्वनि कहलाती है। और वर्ण वह होता है जो छोटी से छोटी मूल ध्वनि, छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकें। जिसके और खंड ना किए जा सके, जैसे अ, ई, उ, क, ग, ल, त आदि। तो इस प्रकार से वर्ण होता है। और वर्ण का समायोजन शब्द बनाता है। वर्ण का समायोजन शब्द बनाता है। लेकिन शब्द कब बनेगा? जबकि उससे कुछ सार्थक अर्थ मिले। जैसे च, ल, न। तो ऐसे तो अगर अलग अलग हम देखें तो इसका कुछ नहीं, लेकिन इसको अगर हम पास पास लिख देते हैं तो ये एक चलन बन जाता है। चलन अर्थात परंपरा, एक अर्थ ले लेता है। फिर उसके बाद शब्द का समायोजित रूप वाक्य बनाता है। शब्द का समायोजित रूप वाक्य बनाता है। जैसे कि बालक खेल रहा है, अगर ये समायोजित है तब तो शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। लेकिन अगर इसी को अगर हम कर देते हैं कि बालक रहा है खेल, तो ये शब्द नहीं बनेगा। लेकिन इसी का व्यवस्थित या समायोजित रूप दिखाएंगे तो यही वाक्य कहलाएगा। और समूह में प्रयोग होने से इसका अर्थ निकलेगा, अर्थात ये वाक्य हो जाएगा। वाक्य के इसके बाद हम देखेंगे लिपि, कि जब हम इसको लिखने की आवश्यकता महसूस करेंगे तो हमें लिपि का ज्ञान होना चाहिए। तब मौखिक से काम नहीं बनेगा, क्योंकि मौखिक हम बोलते अवश्य हैं, लेकिन इसको लिखने का ज्ञान आवश्यक है, इसको लिखना आवश्यक है। तो लिखने के लिए लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है। और लिपि का अर्थ होता है चित्रित करना। लिपि का अर्थ होता है चित्रित करना। किसी भाषा के लिखित रूप का आधार उस भाषा की लिपि होती है। लिखित रूप का आधार उस भाषा की लिपि होती है। भाषा की विभिन्न ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह निश्चित किए गए हैं। तो जब हम इन चिन्हों को नहीं पहचानेंगे तो हम कभी भी लिख नहीं पाएंगे। तो भाषा को लिखने के लिए लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है। लिपि अर्थात लिखना। जैसे कि हमारी इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं, ये लिपि हो गई, जिसको रोमन हम कह सकते हैं। हिंदी में देवनागरी लिपि कहलाती है। तो जो हमारी वर्णमाला होती है, इसको लिखने, और इसमें कुछ चिन्ह दिए होते हैं, जिससे भाषा को छोटा या बड़ा करना दिखाया जाता है। इसी को लिपि कहते हैं। हम एक व्यवस्थित रूप में कह सकते हैं कि मौखिक ध्वनियों को लिखकर, परिभाषित रूप में कहा जा सकता है कि मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों के लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। परिभाषा है कि मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहलाते हैं। लिखी जाने वाली भाषाओं की अपनी लिपियां होती हैं। सब लिखी जाने वाली भाषाओं की अपनी लिपियां होती हैं। जैसे हिंदी या संस्कृत की देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है, उर्दू या अरबी की फारसी है। हिंदी की देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है, अर्थात यह देवनागरी को ब्रह्मा की लिपि कहा जाता है। अब तक आपने लिपि समझ लिया होगा कि क्या होती है। तो भाषा लिपि आपने समझा। तो भाषा लिपि के बाद जब भाषा मिल जाती है तो हम उसमें
अपनी बोली का विस्तार करते हैं। पहले सीखते हैं लिखना, फिर उसे बोलना या लिखना, लिपि सीखने के बाद उसे बोलने लगते हैं। तो किसी क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है वही लिपि कहलाती है। और जब उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो वही उपभाषा बन जाती है। बोली होती है कि इसका क्षेत्र सीमित होता है। बोली की परिभाषा है कि बोली किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है और उसी का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। बोली किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली भाषा है, उसी का स्थानीय रूप बोली है। और जब बोली का क्षेत्र बढ़ता है, इसका विस्तार होता है और उसमें साहित्य की रचना होती है तो यही उपभाषा बनती है। जिससे जब इसमें कोई रचनाकार अपनी रचना करने लगता है, कोई राइटर अपनी कुछ रचनाएं लिखने लगता है तो राइटर की रचनाओं में अन्य जगह की भी भाषाएं आ जाती है। इस तरह से इसका विस्तार बढ़ने लगता है। तो अब आपने सीखा कि बोली क्या है। तो बोली किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाती है और स्थानीय रूप में बोली जाती है। उपभाषा है, बोली का क्षेत्र विस्तृत होता है। जब उसमें साहित्य की रचना होती है तो उपभाषा का नाम लेती है। हिंदी भाषा प्रत्येक राज्य की राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मातृभाषा की अपनी मातृभाषा होती है। लेकिन ये होती क्या है? क्या कोई हिंदी राजभाषा भी हो जाएगी, राष्ट्रभाषा भी हो जाएगी, मातृभाषा भी? एक ही 3 रूप, लेकिन एक ही के 3 नाम हैं। 3 नाम है। क्यों है कि मातृभाषा ये ऐसे है कि हम कहते तो है मातृभाषा अर्थात माता की भाषा, मातृभाषा या माता की भाषा या पारिवारिक भाषा। तो जब हम जिस राष्ट्र के हैं उस राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा के कारण हम जहाँ हमारा जन्म हुआ हम वहाँ जो बोलेंगे तो इस वजह से ये हमारी मातृभाषा हो जाएगी। इसलिए कि हम यहीं रहेंगे, इसलिए परिवार की भी भाषा होगी तो हमारी मातृभाषा पूर्ण रूप से। लेकिन जब इसी मातृभाषा में हम अपने कार्य करने लगेंगे, हम अपने विचारों का आदान प्रदान करने लगेंगे, तब ये और राज्य के कार्यालयों के कार्य करने लगेंगे, तब ये राजभाषा का रूप ले लेगी। और यही राष्ट्रभाषा का रूप तब ले लेती है जब इसमें हमारे राष्ट्र में रहने वाले 80 से 90% जनता इसका प्रयोग करने लगती है तो ये राष्ट्रभाषा का रूप ले लेती है और अपनी अनेक गतिविधियों के लिए राष्ट्रभाषा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ये हमारे देश की राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा हो जाती है। इस तरह से हम देखें तो 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में घोषित किया। तब से यह हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में मानी जाती है। हिंदी भाषा देश की राष्ट्रभाषा के साथ साथ हमारे देश की तो राजभाषा है ही के साथ साथ ये कहीं और की भी राजभाषा है। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश पूरा राज्य है हमारा तो ये हिंदी बोलता है। राजस्थान की भी अपनी राजभाषा है, हरियाणा की भी राजभाषा है, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़। इन सब के अतिरिक्त ये अंडमान निकोबार की भी राष्ट्रभाषा है क्योंकि अंडमान निकोबार में की जनता अधिक से अधिक जनता इसी का प्रयोग करती है। और भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि में भी हिंदी की बोली को खूब समझाया जाता है क्योंकि यहाँ पर कभी व्यवसाय के लिए या कभी पर्यटक के कारण यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा होता है। इसलिए यहाँ की जनता एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं तो यहाँ की बोलियों को सीख लेते हैं। अतः लोकग्राह्य होने के कारण ये इन देशों में भी इसका प्रचलन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी पूरे भारत की संपर्क भाषा तो है ही, पूरे भारत की संपर्क भाषा है ही, विदेशों में भी इसका प्रचलन है। इसलिए हम इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा का भी रूप मान सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कही जा सकती है।
और शब्द संपदा की दृष्टि से भी देखा जाए तो भाषा अत्यंत संपन्न है और उदार है, क्योंकि इसमें इसकी शब्द शक्ति बहुत ही सुदृढ़ है, संकीर्ण नहीं है, और इसमें वर्ण व्यवस्था भी अधिक है, शब्द भी अधिक मिलते हैं। शब्द भंडार अंग्रेजी, डच, अरबी और फ्रांसीसी, तुर्की आदि भाषाओं के अनेक शब्द भी आपको हिंदी में मिल जाते हैं। इस तरह से जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी का भाषा में हिंदी का तीसरा स्थान माना जाता है। हिंदी का तीसरा स्थान माना जाता है, इसलिए कि देश में ये सर्वाधिक बोली जाती है। वैसे हम कह लें कि एक तरह से फैशन के दौर में प्रचलन अंग्रेजी का तो है, लेकिन लोक राय तो हिंदी है, इसलिए हिंदी तीसरे नंबर पे, राष्ट्र में तीसरे नंबर, पूरे संसार में तीसरे नंबर पर पाई जाती है। पूरी दृष्टि से विश्व में तीसरे नंबर पर बोली जाती है। इस प्रकार 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर सद्भाव के प्रतीक हैं। उसी प्रकार हिंदी दिवस भी, जिस प्रकार 2 अक्टूबर, 26 जनवरी ये सब सद्भाव के प्रतीक हैं, उसी प्रकार हिंदी दिवस भाषा के प्रति प्रेम भाव का प्रतीक है। हिंदी दिवस भाषा के प्रति प्रेम भाव का प्रतीक है, इसीलिए यह हमारे देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी रूप में मनाया जाता है। तो अब तक आपने हिंदी भाषा सीखा, भाषा के बाद लिपि सीखा, बोली सीखा और उपभाषा सीखा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आप इसको अपने अगर बुक हो तो पढ़िएगा, नहीं तो मोबाइल से ही पढ़िएगा, इसको जानिएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।